नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पे आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, और अंतरिम जमानत नहीं है। इस बार उनको स्पष्ट जमानत है। हालांकि शर्तों के साथ मिली है। उसमें ये शर्तें हैं कि वो ऑफिस नहीं जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर फंक्शन नहीं कर सकते हैं, केस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो अदालत की चीज़ें हैं, उस पर बहुत सारी बातें हो गई। मैं आज कुछ दूसरे उसी से संबंधित लेकिन जुड़े हुए मसलों पर चर्चा करने की कोशिश करता हूं कि क्या है इस पूरे मायने निकाले जा रहे हैं और क्या इसके जनता के सामने पक्ष रखा जा रहा है। देखिए, दो तीन मसला है। कल जब प्रधानमंत्री चंद्रचूड़ जी के यहाँ गणेश जी की पूजा में गए थे, तो उसके बाद से सोशल मीडिया में इस तरह के बहुत सारे खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री उनसे कौन सी डील या कौन सी सौदेबाजी या कौन सी बात करने गए हैं, जो बहुत कई बार दुखद होता है कि भगवान के कार्यों में भी अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो उसके पीछे राजनीति देखा जाता है। और आज चूंकि जमानत मिल गई तो उसमें भी बीजेपी का हाथ देखा जा रहा है और सब लोग अपने तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। जो लोग इसको प्रधानमंत्री के उनकी यात्रा और यहाँ से जुड़ने से देख रहे हैं, उनका तर्क ये है कि जब ये जमानत मिल गई है तो अब वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो चूंकि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हुआ है तो वोट बटेंगे और नुकसान हो सकता है। दिल्ली में ऐसी स्थिति थी, अलायंस के साथ अलायंस नहीं था, साथ लड़े थे, हारे। पंजाब में अलायंस नहीं था, कांग्रेस जीती। चुनाव के दौरान केजरीवाल को छोड़ा गया, दिल्ली में कोई फायदा नहीं हुआ। और जो सबसे खराब जीत दी भाजपा की हुई वो 90,000 की थी। अब एक और तर्क ये है कि हरियाणा में अलायंस नहीं हो रहा है तो वोट बटेंगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। तब इसमें अगर इसमें कोर्ट की कौन सी भूमिका है? मतलब ये कि ये निर्णय कोर्ट ने किस राजनीतिक दल से पूछ के दिया है? फिर अगर ये ऐसा मसला है कि इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल के जमानत से छूटने पर नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, और जब कांग्रेस ने उनको सिर्फ 2 सीट से ज़्यादा देने से मना कर दिया था तो अलायंस नहीं हो पाया, तो क्या अगर जो ये कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, अगर उन्हीं की तरह से सोचा जाए तो क्या जो अरविंद केजरीवाल का बेल जो है वो डिले हो रहा था, तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी की कोई भूमिका थी क्या? वो कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी या कांग्रेस के नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे। एक के बाद एक, यहाँ तक कि अंतरिम जमानत चुनाव के लिए इंजीनियर राशिद को भी मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही थी और जमानत पर फैसला आने के 7 दिन बाद अनाउंस किया गया। लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई थी इंजीनियर राशिद को। खैर, तो क्या कांग्रेस ये इंश्योर कर रही थी, ये सुनिश्चित कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से जेल से न छूटने पाए, इसलिए कि वो जेल से अगर छूट जाते हैं तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट्स हैं उसमें बंटवारा कर देंगे और उस बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा को होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि ये तीसरी बार लगातार भाजपा सरकार के लिए मैंडेट मांग रही है। 2 बार वो सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार वो अपने
मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि इस तरह के निर्णयों में कितना आप अदालत पर आक्रामक हो सकते हैं, अदालत को कौन प्रभावित कर सकता है। ये आरोप लगते रहे हैं कि अदालत को फला प्रभावित करता है, प्रधानमंत्री से मुलाकात का प्रभाव पड़ता है, उन पर बहुत सारे और लोगों का प्रभाव आइडियोलॉजिकल होता है। लेकिन शायद इस मामले में अभी जो स्थितियां हैं वो ऐसी कहीं से भी लग रही हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जमानत ले करके फंस गए हैं अपने चुनावी चक्रव्यूह में। इसलिए कि अब इस तरह की सारी बातें कही जाएंगी और उसका जवाब भी आएगा। अब इसमें 3 पक्ष हो गए हैं। एक आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस के नेता हैं जिनको इस केस के मामले में सारी जानकारी है, और क्या वो सारी जानकारी वो अपने बहुत सारे नेताओं से साझा नहीं करते होंगे, या जब अलायंस कहीं नहीं बन रहा होगा तो क्या वो इस तरह के फैक्ट्स जो अरविंद केजरीवाल को एम्बैरस करेगा हरियाणा के चुनाव में, वो साझा नहीं करेंगे। और क्या अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी के हाथ की कठपुतली बने हुए थे और उसी के कारण ये जमानत में देर हो रही थी, और इनकी जमानत जो है वो कांग्रेस के इंटरेस्ट में नहीं थी। तो अब 2 ऐसे बड़े वकील हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है, दोनों का संबंध किसी न किसी रूप से कांग्रेस से रहा है, कि अगर वो किसी की जमानत के लिए प्रयास करते हैं तो वो हो जाती है। उनमें से अभिषेक मनु सिंघवी एक हैं। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की जमानत है ये लंबे समय से खिंची, और अब चुनाव के समय उनको जमानत मिली। चुनाव के समय वो निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव में इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सीबीआई के खिलाफ बोलेंगे, ईडी के खिलाफ बोलेंगे, और वही बातें, जो बात अरविंद केजरीवाल कहेंगे वही बातें कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी की जो पार्टी है, लगभग वही मिलती जुलती बात वो भी भाजपा सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में बोलेगी। लेकिन इन सब मामलों को लेकर के जो भाजपा बोल रही है कि जमानत हुई है, केस से बरी नहीं किया गया है, और अगर केस से बरी किए गए होते तो इतने सख्त शर्तों के साथ नहीं रिलीज़ किया गया होता। ऊपर से कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई भी इस तरह की छूट नहीं होगी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर ऑफिस जा पाएँ या कोई काम कर पाएँ। लेकिन ये जो पूरा का पूरा चुनावी माहौल है या चुनावी जो समीकरण है वो किस तरह से हरियाणा में या इस जमानत से प्रभावी होगा, ये तो रिज़ल्ट पर पता लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की कि वो शायद कोई इस तरह का निर्णय है जो प्रभावित करेंगे, और उसमें कुछ भी बड़ा निर्णय नहीं हो सकता। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जिसको समझ लेना चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं
कि प्रधानमंत्री प्रभावित करेंगे निर्णय को, वो ये कैसे कह सकते हैं कि इस तरह के छोटे से निर्णय के लिए इस तरह का कोई ऐसा निर्णय जिसका सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में या जो सीधे तौर पर बीजेपी को इतना बड़ा फ़ायदा नहीं देगा कि वो इस पर कोई बात करें। अगर उनको प्रभावित ही, अगर ऐसा आरोपों को मान लिया जाए कि उसमें सच्चाई है और वो किस चीज़ को कोई चीज़ प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे चीज़ के लिए वो प्रयास करेंगे जो उनको आइडियोलॉजिकली प्रभाव दे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना पाएँ। दिल्ली में उनकी स्थिति ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुकी है, वो लगातार जनता के बीच अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। तो ये दूसरा मसला हो गया। अब जितने लोग भी जेल में गए थे, जमानत पर आ गए हैं, चाहे वो के कविता हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे विजय नायर हों, जो लोग भी इस मामले से संबंधित थे, उनको धीरे धीरे जमानत मिलने लगी है, जमानत मिल रही है, लोग छूट करके आ रहे हैं और इसका चुनावी फ़ायदा या नुकसान ये बाद में निर्णित होगा। हरियाणा में कम से कम इस पर चुनावी प्रभाव उतना होता नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक रही दिल्ली के चुनाव में अभी बहुत वक्त है। दिल्ली का चुनाव जनवरी फरवरी में होगा और उन चुनावों में क्या होगा ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हरियाणा में उनका किस तरह का प्रदर्शन होता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मसले हैं ये उसी तरह के मसले हैं। अब इसमें एक और बात जोड़ दिया जाए कि अगर इन्हीं सबको ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय चुनाव प्रभावित करने के लिए होता है, मतलब ये जो आरोप लगते हैं, तो उस दृष्टि से 2024 के चुनाव के समय जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला था उसमें भी चुनाव को प्रभावित करने की संभावना है, इसलिए कि उसमें बार बार ये बीजेपी पर दोषारोपण हो रहा था। हालांकि उसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल थी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का फ़ायदा हुआ, कांग्रेस भी शामिल थी, डीएमके भी शामिल थी जिनको इन सब का फ़ायदा हुआ। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को या भाजपा को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो क्या इसको उस दृष्टि से देखना चाहिए? इसको चुनाव की दृष्टि से देखने वाले देखेंगे, एनालाइज भी करेंगे। अगर केजरीवाल को हरियाणा में कोई फ़ायदा होता है या चौथी बार चुनाव दिल्ली में जीत के आती हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होगी। लेकिन शायद ये सारे मसले बड़े शहरों तक सीमित रह जाते हैं। जनता पर इतने चुनावी तिकड़म पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको बहुत सारे दूसरे और विषय प्रभावित करते हैं, दूसरे और नैरेटिव्स प्रभावित करते हैं जो ज़्यादातर बहुत भावनात्मक होते हैं। और ऐसा लगता है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल की भावनात्मक अपील जनता पर काम नहीं करती है, इसलिए कि उनके आयोजनों में अब भीड़ नहीं इकट्ठा होती है। वो प्रधानमंत्री के बारे में चाहे जितना भला बुरा कहें, जितनी कॉन्स्पिरेसी थियरी क्रिएट करें, चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी, उनको चुनावी फ़ायदा
नहीं हो रहा है, होने जा रहा है। और बीजेपी को ये जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो पहले से ही बटा हुआ है। वो कांग्रेस के पास जाएगा, वो आईएनएलडी के पास जाएगा, वो एक तीसरा जो राजनीतिक दल है जाटों का, जे जेपीपी जो है वो जेजेपी, उस पर जाएगा। वो इन दोनों दलों का अलायंस है। एक का आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, दूसरा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही। तो ये वोटों का बंटवारा पहले ही हो रहा है। और ऊपर से जिस तरह से विनेश फोगाट वाला मामला आया है, उसके बाद एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से नाराज होकर के भाजपा पर वापस जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों को कौन अपने पक्ष में मोड़ लेता है और इस चुनाव में अपना झंडा, अपना परचम लहराता है, अपना झंडा बुलंद करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अदालतों से इन चुनाव में कितना फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को होगा, कितना भाजपा को होगा, ये चर्चा चलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।